तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज कुछ चैप्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है, पढ़ने में आनंद आएगा। आज हम इसको पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमको पढ़ना है। अच्छा चैप्टर है, चैप्टर आपको समझ में भी आएगा और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, तो हमको ध्यान देना है। ठीक है, हाँ चलो शुरू करते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका बेसिक फंडा जो है ये तीन बेसिक कंडीशंस पे तैयार हुआ था। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ, ताकि कि आपको बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पूरे के पूरे स्टोरी मेकिंग में क्या इसका मतलब रहा और क्या क्या इसका पूरा एक क्रक्स है जो आपको समझना होगा चैप्टर का। क्योंकि ये रिवीजन है तो उतना डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, आपको बेसिक स्ट्रक्चरिंग मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। इसको पढ़ने के बाद आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं वन शॉट डाल दूंगा पूरा का पूरा, उसके साथ क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हमको आइडिया मिल सके कि हाँ पेपर कैसे हमको देना है इसमें। ठीक है, तो देखो टोटल जो कहानी शुरुआत होती है, वाह यार इसीलिए हम नहीं कहते हैं, क्या हम बताएं, रुक जाओ। देखो कहानी कहाँ से शुरुआत होती है, LPG मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरिंग थी। 1991 में इसका मेन फॉर्मेशन आया जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया। ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कहा गया। इंट्रोडक्शन और मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको आगे समझ में आए। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको कहा गया था। ठीक है, अब ये आया कब था? 1991 में। उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। ठीक है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और नरसिम्हा राव जी थे। ठीक, और उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी हमारे लेट मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे उस समय क्या थे, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, अच्छा 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बहुत सारे कारण हैं। क्राइसिस जो आया था उसका कारण बहुत सारा था। ठीक है, एक क्राइसिस जो थे वो बहुत सारे कारणों की वजह से आए थे, उसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ठीक है, किताब में नहीं दिया है बट क्रक्स हमको जानना जरूरी है ताकि हमको एक बेसिक आइडिया समझ में। किताब क्या, अगर आप किताब से जाते हैं तो किताब का एक फॉर्मूला है, एक बेस है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना पैसा खर्च कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना पैसा खर्च कर दिया था कि हमारे पास पैसा बचा ही नहीं था। एक बात तो ये भी कही गई। दूसरा, जो कि हमारी 70 से 80% पॉपुलेशन जो थी, मतलब उनसे टैक्स ले पाना बड़ा मुश्किल था। टैक्स ले पाना, उस हिसाब से हम टैक्स नहीं ले पा रहे थे, और दूसरा टैक्स ले रहे थे तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। कारण थे PSUs, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स थे। ठीक है, क्योंकि ये उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया था कि प्राइवेट सेक्टर्स को हमने उतना इंक्लूड नहीं किया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में उतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से PSUs का पूरा कंट्रोल था बेसिक यूनिट्स बनाने के चक्कर में। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो क्वालिटी हमको नहीं मिल पा रही थी, और जो क्वालिटी हमको चाहिए थी इन द इकोनॉमी, मतलब कि हम जो कंपोनेंट यूज कर रहे थे, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, वो उस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो कि कंट्रोल था PSUs का, मतलब पब्लिक सेक्टर्स यूनिट का, तो प्राइवेट सेक्टर को उतना ज्यादा एनहेरेंस नहीं मिल पा रहा था, उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे उस पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में। दूसरा, कंपटीशन के नाम पे कुछ नहीं था। ठीक है, नो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, नो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, नो कॉम्पिटेंट इन्वायरमेंट था। अच्छा, जब इन्वायरमेंट कॉम्पिटेंट होता है, क्या होता है जब इन्वायरमेंट कॉम्पिटेंट होता है, तुम्हारा इन्वायरमेंट में कंपटीशन जब ज्यादा होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोडक्ट में जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो तुमको ऑब्वियस सी बात है, देखोगे क्वालिटी अच्छी मिलती है। ठीक है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। प्राइसिंग का मामला होगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, मगर प्राइसिंग का कोई मामला होगा अगर तो उसमें लड़ेंगे झगड़ेंगे, बट क्वालिटी तुमको इनहेरेंट मिलती है, क्वालिटी में कोई दाग नहीं आता है, क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो कोई कंपटीशन था नहीं, इसकी वजह से क्या था कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब कि अगर बेसिक प्रोडक्ट हमको बना के दे दिया जा रहा था, ठीक है, बेसिक प्रोडक्ट हमको बना के दे दिया जा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारी स्थिति गंभीर ही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन
हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बहुत ज्यादा कंट्रोल था, प्राइवेट सेक्टर का उतना ज्यादा हाथ नहीं था, नो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बेसिक प्रोडक्ट्स हमको दिए जा रहे थे। ये बेसिक है। अच्छा, असली कारण क्या था कि हम इतना ज्यादा, देखो पिछले कुल मिला के 50 सालों में देखोगे 1947 से लेके और 1991 के बीच में करीबन हमने 2 वॉर लड़ी थी। ठीक है, 2 वॉर के आसपास हम लड़ चुके थे। 47 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमको पैसा देना पड़ गया, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था नहीं। उसके बाद से हम चाइना से लड़े, उसके बाद से फिर हमने पाकिस्तान से लड़ाई की, पाकिस्तान से करीबन हमारी 2 बार लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है, तो लड़ाई की वजह से हम क्या थे, हम बहुत ज्यादा बर्न कर रहे थे, कैश बहुत ज्यादा बर्न हो रहा था। किसी भी कंट्री में देखो, कोई भी जब वो कंट्री होती है तो वो 2 चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च करती है। किसी भी गवर्नमेंट में, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, इकोनॉमी 2 पैसों पे खर्च किया जाता है। एक तो डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है, एक तो डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है और एक नॉन डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है। ठीक है, नॉन डेवलपमेंट प्रोसेस पे पैसे खर्च किए जाते हैं, जिसमें तुम्हारी डिफेंस और आर्मी आती है। ठीक है, डिफेंस और आर्मी आती है। ठीक, तो अब हमारे पास उतना पैसा बचा नहीं था कि हम क्या कर सकते थे कि हम उतना ज्यादा अपने इनहेरिटेंट कर पाए और इतने ज्यादा हम अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को इतना ज्यादा बदल पाए कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी अच्छी हो पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय अगर हम देखोगे तो उस समय हमारे पास कुल मिला के 1 हफ्ते का ही, मतलब कि 1 वीक का ही हमारे पास कैश उपलब्ध था। मतलब कि कैश हमारे पास 1 हफ्ते के ही बचे थे, जिससे हम क्या कर सकते थे, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को चला सकते थे। ठीक है, दूसरा कारण एलपीजी के बहुत सारे कारण थे ले आने का। जब आप वीक होते हैं और इंटरनेशनली जब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये कंट्री वीक है इस समय, तो उस समय उस कंट्री के ऊपर दबाव बना पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको वो जो ऑप्शन दिया जाता है वो ऑप्शन आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये कंडीशन तैयार हो गए। अब ऑप्शन क्या बचता था इनके पास, या तो ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, या तो ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, और या फिर किसके पास जाएं, आईएमएफ के पास जाएं। ठीक, ये गए भी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 7 बिलियन के आसपास पैसा देते हैं। कितना? 7 बिलियन के आसपास हम आपको पैसा दे रहे हैं, बट हमारी एक कंडीशन थी। अब उनकी कंडीशन क्या थी कि आपको अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खोलना होगा। आपको अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खोलना होगा। जो भी इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को बंद करिए और अपनी इकोनॉमी को खोलिए। ओहो, अब रिस्ट्रिक्शन जैसे ही हटा, इसी रिस्ट्रिक्शन को 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एल, पी और जी, जिसको कहा गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 बेसिक पार्ट्स में इनको डिवाइड किए गए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यही पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट होती है, यही का यही मामला से स्टार्ट होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर्स के बेसिक्स पे, जो हमको समझाएगा कि हाँ पूरा का पूरा चैप्टर है क्या। ठीक है, आओ चलो। समझो यहां, अब यहां पे बात कर रहा था किसकी, क्राइसिस इन इंडिया इज फिगर्ड आउट ऑफ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट आर नॉट एडिक्वेट टू द ग्रोइंग एक्सपेंसेस, सो द गवर्नमेंट रिसोर्सेज द बोरोइंग टू पे द डेब्ट्स। मैंने ऑब्वियसली बता दिया था कि डेब्ट्स पेमेंट में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस को हम समझते हैं क्या कहा था। ठीक है, they continued spending on a development programs of the government did not generate additional revenue। मतलब इन्होंने क्या किया था कि एडिशनल रेवेन्यू के नाम पे कुछ नहीं बचा था हमारे पास। ठीक है, एडिशनल रेवेन्यू ये जनरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पैसा था वो कहाँ पे लगाया जा रहा था,
वो लगाया जा रहा था जनरेट टू द एडिशनल रेवेन्यू, डेवलपमेंट प्रोसेस में पैसा लगाया जा रहा था। किसमें पैसा लगाया जा रहा था? डेवलपमेंट प्रोसेस में पैसा लगाया जा रहा था। ठीक है, मैं अब डेवलपमेंट में क्या क्या आता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंफ्रा आएगा, ठीक है, हॉस्पिटल्स आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, ठीक है, रोड्स आएंगे। तो ये सब तुम्हारे बेसिक इन डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है कि बेसिक लाइफलाइन इनको हमको सही करनी थी। ठीक है, अगला क्या था? द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट द सफिशिएंट फंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्स एज सच एज टैक्सेशन। टैक्सेशन से इनको पैसा नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स जनरेट कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी भाई? पुअर थी या फिर मिडिल क्लास फैमिली में भी आती। अभी भी वही कंडीशन है। ठीक है, अभी भी हम मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। अच्छा ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग में तुमको समझा देता हूँ, उसको समझना थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, बट एक स्ट्रक्चरिंग समझ लो कि कैसे मनी काम करती है इकोनॉमी में। अब जैसे अगर हम पिछले 10 साल के रेंज के हिसाब से देखें तो हमारा 10,000 रुपए जो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से करीबन 1 लाख के आसपास था। मतलब 1984 में अगर हमारे पास 10,000 रुपए थे, 1984 में हमारे पास कितने थे? हमारे पास 10,000 रुपए थे 1984 में। अगर हमारे पास 1984 में अगर हमारे पास 10,000 रुपए थे, यानी 10K थे, वो इस समय 1 लाख के बराबर है, 1 लाख के बराबर है। ठीक है, आने वाले 20 सालों में इसका रेंज 1 CR हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कंट्री में पैसे की वैल्यूएशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 90% वैल्यू हम डिक्लाइन कर जाते हैं हर 10, 15, 20 साल में। तो आज अगर हम 10 साल अगर हम देखेंगे तो आज से 20 साल बाद 1 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, 1-1.5 करोड़ रुपया अगर आसपास आप अर्बन एरियाज में कमा रहे होंगे तो वो एक अच्छा कंडीशन माना जाएगा। अब वैसे भी तो अभी भी देखोगे तो 10% पॉपुलेशन 25,000 के ऊपर ही कमाती है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चरिंग रहा है। खैर आगे चलते हैं। अगला दिया था एक्सपेंडिचर ऑन एरियाज लाइक अ सोशल सेक्टर्स एंड अ डिफेंस डू नॉट प्रोवाइड अ इमीडिएट रिटर्न। ठीक है, देयर वाज बी अ नीड टू बी अ यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑन हाईली इफेक्टिव मैनर व्हिच इज गवर्नमेंट फेल्ड टू डू सो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम वॉर लड़ रहे थे तो हमको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था लड़ने के लिए। अब पैसा भाई डिफेंस में आप पैसा अगर लगाते हैं, डिफेंस में आप पैसा लगाते हैं, आज मान लीजिए कि मैंने कोई बंदूक बनाई, कोई टैंक बनाया, तो वो अगर उस समय के हिसाब से अगर वो आगे की तरफ नहीं सोचेगा, मतलब वो टैंक अगर एडवांस नहीं होगा तो उस टैंक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुरानी चीजें कोई खरीदता नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग में हम थे। द इनकम फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई, इट इज नॉट अ ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। ये हमारा ग्रोइंग एक्सपेंडिचर नहीं दे रहा था, क्योंकि जो पीएसयूज वगैरह थे, जो कंपोनेंट्स तैयार कर रहे थे, वो प्रोडक्ट्स तो तैयार कर रहे थे, वो ओवरऑल मार्केट के लिए था। किसके लिए था? ओवरऑल मार्केट के लिए था। अब ओवरऑल मार्केट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल मार्केट क्या होता है भाई? ओवरऑल मार्केट का मतलब क्या था? पुअर, रिच, इन सब के लिए था ना। पुअर के लिए भी था, रिच के लिए भी था और मिडिल के लिए भी था। ठीक है, तो जो रिचर सोसाइटी थी वो तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, बट जो पुअर और मिडिल के सामान बना रहे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पैसा जनरेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस was not spent on meeting consumption needs and make a repayment of other loan। हम लोन के पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे जो हमने फॉरेन एक्सचेंज से लिया हुआ था या फॉरेन मार्केट से लिया हुआ था। ये बेसिक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म आने की क्यों आवश्यकता थी? मैंने आपको बता दिया था कि भाई हमारे पास पैसा नहीं बचा था इनफ टू पे द 2 वीक ऑफ अ इंपोर्ट। हमारे पास पैसा नहीं बचा था इनफ टू पे फॉर 2 वीक ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट का पैसा देने के लिए, मतलब कि इंपोर्ट का पैसा देने के लिए हमारे पास 2 हफ्ते मतलब कि 15 दिन के आसपास का ही एक्सचेंज का पैसा बचा हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ था। ठीक है, ये सब बेसिक है, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म में कंट्री में कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे जहां पे हमको बात करनी थी। फिस्कल डेफिसिट आपको देखना था। क्या देखना था? फिस्कल डेफिसिट आपको देखना था। ठीक है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको देखना था, गल्फ क्राइसिस आपको देखना था, राइज इन प्राइसेस देखना था, हाई रेट्स ऑफ अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये बेसिक तुम्हारे हाईलाइट से जो पूरे के पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म में तुमको ध्यान देने थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि उन पे क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज को ले आया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फाइनली इंडिया इज अप्रूव्ड द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF से वाज रिसीव्ड अ 7 मिलियन, देखो 7 बिलियन है, मिलियन नहीं है। ठीक है, 7 बिलियन है, 7 मिलियन ऑफ अ लोन मैनेज द क्राइसिस। इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड ऑफ इंडिया ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ओपन अप इकोनॉमी
by removing restrictions on the private and remove trade restrictions between the India and the foreign countries. India agreed to the condition of a World Bank and had announced a new common policy and which consists of wide range of economic reform. मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही कि इंडिया के पास पैसे बचे हुए नहीं थे, तो इंडिया के पास पैसे जब नहीं बचे हुए थे तो इंडिया को जरूरत थी पैसे की। अब इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से पैसा लिया। अब इस आईएमएफ से जब पैसा लिया इनके पास तो करीबन 7 से 7 बिलियन के आसपास इन्होंने पैसा लिया था। ठीक है, 7 बिलियन के आसपास इन्होंने पैसा लिया था। अब इन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है कि आप अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए। अब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? कंट्री क्या कर रही थी कि देखो, शुरुआत में 1947 में कंट्री के पास पैसा नहीं था, मतलब कंट्री को अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना था, तो उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे हुए थे। मतलब कि बाहर से इंडिया की तरफ कोई पैसा आएगा ही नहीं, बाहर से इंडिया में कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं। हम सेल्फ मेड, यानी जिसको आज हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया वाली सिचुएशन, ये तभी से चलाई जा रही थी कि भाई हम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे, हम अपने कंपोनेंट्स अपने लोगों को बेचेंगे और उससे जो पैसा बनेगा उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सही भी था क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ये था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये होना बहुत जरूरी था। बट उसकी वजह से दिक्कत कहां आ गई कि जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते थे वो बेसिक प्रोडक्ट्स मिलते थे, मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस की कमी थी। क्या थी? ऑप्शंस की कमी थी। तो जब ऑप्शंस की कमी होती है तो या तो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है या तो उसका कंजम्पशन नील के बराबर हो जाता है। एज ऑफ इकोनॉमिक्स आप खुद देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगी तो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी खत्म नहीं होगी। मोर एंड मोर कंजम्पशन जैसे ही आप करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट हो जाती है कि भाई आप एक से ज्यादा रोटी नहीं खा सकते हैं। अगर आप 10 रोटी खाते हैं तो 10 से रोटी ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो अगर एक पार्टिकुलर कोई प्रोडक्ट मार्केट में एक ही जैसा बिक रहा होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही यूज करना है। या तो उसको बहुत तरीके से यूज करिए या तो फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं बिकेगा। तो बेसिक प्रोडक्ट की वजह से ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस नहीं होने की वजह से उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स में गिरावट आने लगी थ्रू आउट द टाइम। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए, मतलब कि आपको भाई बाहर से प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में डालने दीजिए। अब इससे क्या हो गया कि भाई इंडियन लोगों के पास ऑप्शन आ गया। फोन देखो, फोन हमारे पास अगर उस समय देखोगे तो एक बड़ा सा फोन हुआ करता था, नोकिया वगैरह का देखोगे तो उस समय बड़ा सा फोन दिया करते थे, उसके ऊपर एंटीना लगा करता था। जैसे ही मार्केट खुला अलग अलग कंपनियां इंटर होने लगी, ब्लैकबेरी आ गई, नोकिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए, सैमसंग आ गया, सोनी आ गया, एप्पल आ गया। तो उस पार्टिकुलर एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो 1991 में हुई थी, इकोनॉमिक कंडीशन के रिफॉर्म की वजह से तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया। दूसरा कहा कि भैया ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर को इनहेंस करिए, प्राइवेट सेक्टर्स को इनहेंस करिए। भाई आप खाली सारा चीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे डाल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स को अच्छा करिए। प्राइवेट सेक्टर्स से डेवलपमेंट होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स ही जो है मार्केट की इकोनॉमी को अच्छा करते हैं। भाई प्रोडक्ट ये जितना अच्छा रिफाइंड प्रोडक्ट ये बेचेंगे, भले ही उस पर टैक्स आपको देंगे ही, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको टैक्स देंगे। तो अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि भैया या तो हम पूरा का पूरा एक यूनिट तैयार करें, एक पूरी फैक्ट्री तैयार करें, लोगों को हायर करें, प्रोडक्ट तैयार करें, मार्केट में बेचें और उससे पैसा कमाएं, या तो इन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि तुम बनाओ, हमको सिंपल सा टैक्स दे दो, मेरा काम खत्म। वहां भाई वहां से गवर्नमेंट को भी अच्छा लगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स ऊंचे की तरफ जाएंगे, मतलब वो प्रोडक्ट्स अपना वो खुद पैसा लगाएंगे, खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, हमको सिर्फ एक सिंपल सा टैक्स मिल जाएगा, हम अपना काम करके 25 हो जाएंगे। तो यहां पे जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके हिसाब से काम को जनरेट किया गया था। ठीक है, तो ये कि पूरा का पूरा ये मामला यहां पे चल रहा था। पहला जो कंडीशन था वो था लिबरलाइजेशन का। अब लिबरलाइजेशन क्या होती है इसको समझिए। ठीक है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? ठीक है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, liberalization was introduced to put an end of these restrictions upon a various sectors of the economy. It is generally defined as losing of a government regulation to a country to allow a private sector companies to operate a business transaction in a few restrictions. ठीक है, in relation to of a developing countries refers to the opening of an economic border by multinational and a foreign investment.
अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मल्टी मतलब की ओपनिंग फॉर द इकोनॉमी किसके लिए था भाई, किसके लिए था, बर्डन फॉर अ ऑर्गेनाइजेशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या थे लिबरलाइजेशन के, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन, किसमें भैया कंपटीशन जनरेट करना था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में। मैंने आपको अभी बताया था कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप बेसिक कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है क्या करना होगा, कंपटीशन जनरेट करना होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा होगा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टू इंक्रीज अ फॉरेन कैपिटल, टू इंक्रीज अ फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा मतलब कि बाहर का पैसा आएगा अंदर की तरफ, और इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी हम जनरेट कर पाएंगे भाई, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमको मिल पाएंगे। टू इंक्रीज द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, टू डिक्रीज द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, बर्डन को कम करना था, क्या करना था भाई, बर्डन को कम करना था। आओ तुमको हम समझा देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पहला तो सबसे पहली बात ये थी कि सबसे पहली बात ये थी कि भैया हमको क्या करना था, हमको मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करना था। मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले कई लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करेंगे। जितनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन होगा और उतना ही ज्यादा लोग पेमेंट करेंगे उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। भाई आपके पास एक ही प्रोडक्ट के 10 तरीके के ऑप्शंस होंगे तो कोई ना कोई आपको पसंद आ ही जाएगा, ठीक। कंपटीशन क्रिएट करना था। दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था कि कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि जितने ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स इंटर करेंगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा मार्केट में पैसा लगाया जाएगा उतना ही ज्यादा टैक्स मिलेगा। उस टैक्स की वजह से, वो टैक्स मिलेगा प्लस जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वजह से हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स में बनने के तरीके, जो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पे हम लेबरों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट क्या आ गया, अगला पॉइंट आ गया कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जो तुम्हारा जो लास्ट पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट के डेब्ट्स कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट्स के डेब्ट्स कम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डेब्ट कम करने का तरीका एक बहुत स्टैंडर्ड है, इसको समझने की कोशिश करना। अब इसको कैसे हम समझते हैं, देखो गवर्नमेंट जब भी क्या करती थी, गवर्नमेंट इसके पहले क्या करती थी भाई, गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट पहले पीएसयूज बनाती थी, यानी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स बनाती थी। अब पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स बनाने के लिए क्या करना होगा, उनको लैंड लेना होगा, उनको लेबर जुगाड़ना होगा, उनको प्लांट लगाना होगा, उनको R&D करनी होगी, प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करना होगा, प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक। अब इतना सारा झंझट उनको पालना था। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि तुम ये पकड़ो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को दे दिया, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया। अब सारा का सारा झमेला ये देखेंगे। अब इसके बदले गवर्नमेंट क्या ले लेगी, एक सिंपल सा टैक्स ले लेगी, काम खत्म। तो मामला कुछ ऐसे था कि जहां पे एक गवर्नमेंट को पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ता है, वहां पे उन्होंने कहा कि ये लो भैया हम जगह दे दे रहे हैं, तुम अपना बनाओ जो बनाना, हमको टैक्स दे देना, बात खत्म। तो इन चीजों का मेन फोकस यहां पे रहा और इन्हीं हिसाब से चीजों को किया गया, ठीक। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, टू इनकरेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस बात है कि भाई प्रोडक्ट अच्छा बनेगा जब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, जब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे। इन ऑप्शंस को आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं आप बाहर भी तो लेके जाएंगे, इवन अदर कंट्रीज में भी ये सामान जाएगा, ठीक है। तुम कैसे कुछ ऐसा सामान बनाओ जो अदर कंट्री में डिमांडेड हो, जो तुम्हारे पास ज्यादा बने, तो ऑब्वियस बात है अदर कंट्री में उसका डिमांड ज्यादा होगा। टू एक्सपैंड द साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट के साइज को इंक्रीज करना था। तो ये सारे बेसिक इसके स्ट्रक्चर थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर अ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या क्या था इसको देखना होगा आपको, ठीक है। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डीरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, आओ देखो डीरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया। डीरेगुलेशन का मतलब हो गया एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट एबॉलिश द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर 5 industries which are liquor, cigarette, defense equipments, industrial explosives,
डेंजरस केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अब तो फार्मा में प्राइवेट की यूनिट्स आ चुकी हैं, डिफेंस में भी प्राइवेट आ चुके हैं, बट उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बस लीकर, मतलब कि दारू जो है, कौन, लीकर, दारू, सिगरेट, ये सब कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट मतलब कि बंदूक, गोला बारूद कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव का मतलब कि इंडस्ट्री में यूज किए वाले जो बम होते हैं, मतलब देखोगे बड़े बड़े जो वो होते हैं जो पहाड़ों को फोड़ने वाले जो बम होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव होते हैं वो। ठीक है, डेंजरस केमिकल, ऐसे केमिकल्स जो सिर्फ एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, हाउस होल्ड में नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। और तुम्हारा फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हो गया, दवाइयां वगैरह। ठीक है, अब इसमें कुछ यूनिट्स को क्या डिफाइन तो कर दिया गया है कि चलो ठीक है, हम सिगरेट हो गया, लीकर हो गया, ये सब चीजें तो कंपनी बनाएगी, मतलब पीएसयूज बनाएंगे, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स बनाएंगे। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ गए हैं, अब प्राइवेट सेक्टर्स भी आ चुके हैं। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर्स आर रिड्यूस टू 17 टू 18। 17 से 8 यूनिट्स बना दी गई, मतलब कि टोटल 17 पीएसयूज हुआ करते थे रिफॉर्म के पहले, बाद में वो 8 हो गए। ठीक है, प्रेजेंटली ओनली 3 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर्स, दे आर रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। अब सिर्फ 3 यूनिट्स छोड़ के बाकी सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स में आ चुके हैं। रेलवे, रेलवे भी धीरे धीरे जा रहा है, एटॉमिक एनर्जी और क्या हो गया, डिफेंस। ये 3 चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट का ही काम होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। डीरिजर्वेशन ऑफ अ productions area, the productions which were early reserved for small sectors industries were de-reserved। ठीक है, अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा था किसमें, 1950 से 1991 में जो 5 ईयर प्लान थे, उसमें कहा गया था कि भैया ऐसा है कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उसमें कुछ यूनिट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे दी जाएंगी कि चलिए ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तैयार करेंगे, बट इसमें डी रिजर्व कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप हाथी से लेके गोला तक आप सब बनाइए, पब्लिक सेक्टर में है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी, द प्रोड्यूसर्स वर अलाउड टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। ठीक है, द नीड अ लाइसेंसिंग वाज बी abolished। देखो दिया, द प्रोड्यूसर्स वर अलाउड टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, द नीड टू बी लाइसेंसिंग वाज abolished। अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, देखो कहानी कहां से स्टार्ट होती है। अगर हम 1991 के पहले की बात करें, 1991 के पहले की अगर हम बात करें, तो पूरी इकोनॉमिक कंडीशन में उतनी ही क्वांटिटी बनाई जाती थी, उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन होता था जितनी की जरूरत थी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बट इसमें क्या किया गया, इसको डीरेगुलेट किया गया। इसमें कहा गया कि भाई आप क्वांटिटी बनाइए जितनी आपको बनानी है, आपके ऊपर है, क्वांटिटी ओवरलैपिंग करते, क्वांटिटी ओवरलैपिंग करिए, जितना आपको बनाना है बनाइए, कोई आपको रोकने टोकने बोलने वाला नहीं है। आप जितना बना सकते हैं आप बनाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं यहाँ पे। तो क्वांटिटी पे कोई रेगुलेशन नहीं दिया गया, क्वांटिटी को हटा दिया गया। अब कहा गया कि भाई ऐसा है कि क्वांटिटी आप जितनी हो सकते हैं आप बना सकते हैं। अगला देखो क्या दिया गया, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक, अगला देखो, अगला दिया है फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, द बिजनेस ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट्स वर गिवन अ फ्रीडम टू इंपोर्ट एंड कैपिटल गुड्स टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस जमाने में क्या हुआ करता था कि जब 1991 के पहले हम क्या कर सकते थे कि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पा सकते थे, मतलब कि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि भाई हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्या है भैया? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि लेबरों से तो हम काम करवाएंगे। बट ऑब्वियस ही बात है, अगर लेबरों से काम कराएंगे तो एक तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास खर्चे ज्यादा हो, यानी
आपका वेरिएबल फैक्टर का खर्चा ज़्यादा होगा, वेरिएबल खर्चे ज़्यादा होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो इन सबको मीट करने के लिए इन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि भैया ऐसा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाइए, बनाइए, कोई आवश्यकता नहीं है आपको ज़्यादा सोचने की और समझने की। आपको जो लगता है, जैसे लगता है कि हाँ भाई आप मंगा सकते हैं, आप मंगाइए और बनाइए। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरिंग की तैयारी हुई थी और ऐसे काम को किया गया था। ठीक, अगला तुम्हारा क्या आता है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? इट इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन such as commercial bank, investments bank, stock exchange operation and foreign exchange market. ठीक है, it includes financial सेक्टर रिफॉर्म आया, अलग अलग तरीके के बैंक्स की ओपनिंग होने लगी। ठीक है, अब वो बैंक कौन कौन से थे? देखो वो बैंक कौन कौन से थे। अब देखो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस क्या होता है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, कमर्शियल बैंक में ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कौन कौन से हैं? SBI है, सेंट्रल बैंक है, CBI है, इंडियन बैंक है। ठीक है, जितने भी सरकारी बैंक होते हैं ये तुम्हारे क्या हो गए? ये तुम्हारे कमर्शियल बैंक हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनेंस पे काम कर रहे होंगे, जैसे IDBI हो गया, ICICI हो गया, ICICI हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। तो ये सब बैंक कौन से थे? ये सारे के सारे बैंक फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म हुए क्योंकि जरूरत थी हमें और अभी भी जरूरत है। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब क्या होगा? टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर policies which are collectively known as a fiscal policy. Since 1991 there has been a continuous reduction in taxes and individual income, and it was felt that high rates of income taxes were an important reason for tax evasion. ठीक है, टैक्स का सबसे जरूरी समझना जरूरी है, समझो टैक्स जो है बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, कारण है टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो टैक्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आए। अगर टैक्स ज्यादा होगा, टैक्स का रेट हाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स में इवेजन होगा। इवेजन का मतलब चोरी होगी, टैक्स चोरी होगी। ठीक है, इवेजन ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा अगर टैक्स के रेट्स कम होते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे इवेजन कम होगा, लोग चोरी नहीं करेंगे पैसे की, आपके यहां इन्वेस्टमेंट आएगा क्योंकि पैसा लगाया जाएगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो एक सिंपल से टैक्स की वैल्यू को कम कर देने से उसकी चोरी रुकती है, इन्वेस्टमेंट आता है, ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और दूसरा देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दुबई। टैक्स फ्री कंट्री है, टैक्स कम लगता है, ऑब्वियस सी बात है टैक्स कम लगेगा तो वहां पे रिफॉर्म भी अच्छे होंगे और वहां पे डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक, अगला आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इट इंक्लूड्स रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? इट इंक्लूड्स द रिफॉर्म रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन रिफॉर्म पे काम करना, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन रिफॉर्म। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे आप काम करें। ठीक है, उसके बाद से फॉरेन एक्सचेंज पे आप काम करें। आपकी ऑब्वियस सी बात है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ योर करेंसी इन रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्री। मतलब कि एक रुपए की अहमियत कितने डॉलर में है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितने डॉलर में है, कितने पाउंड में है, कितने येन में है, कितने बाट में है। तो फॉरेन एक्सचेंज इस पे डिपेंड करता है। तो इन सब पे हम बेसिक स्ट्रक्चरिंग पे काम कर रहे थे। अगला आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रीजन्स was initiated
to increase the international competitiveness of an industrial product and also foreign investment and technology in the economy. Trade investment और liberalization of a trade investment क्या दिया हुआ है? Was be initiated to increase the international competitiveness and industrial production and also a foreign investment and technology into the economy. देखो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात कही जा रही थी। अब ट्रेड का मतलब क्या हो गया? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? इन सब पे स्ट्रक्चरिंग पे बात की जा रही थी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे आपको काम करना है। ठीक है, आप क्या करिए कि अपनी इंडस्ट्रीज को इस मुताबिक रखिए, इस हिसाब से रखिए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकिए? कॉम्पिटिट कर सकिए। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट कर सकिए। अभी के देखो टाटा है, ये सब क्या है? रिलायंस है, ठीक है, अडानी है, या बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, तो देखो कि हम फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट से। ओला हो गया, देखो उबर का ऑप्शन ओला हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब के सब कॉम्पिटिट कर रहे हैं। अच्छा, अगर रिफॉर्म कोई ले आते हैं तो उसका रिटर्न आपको तुरंत नहीं मिलता है। वैसा नहीं है कि तुरंत आ गया, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम बीइंग के लिए हमको उस रिफॉर्म में रहना जरूरी है। अगर हम पेशेंस को खो देंगे, अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमको तुरंत चाहिए रिजल्ट, तो हो पाना बड़ा मुश्किल है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ इट इज इंप्लाइज टू द शेयरिंग एंड ओनरशिप ऑफ ए मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट over enterprises. Government companies are converted into private companies. Privatization of a public sector enterprises by selling off the part of equity of PSCs and public to known as disinvestment. अब इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्या कहा गया? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, अब डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि मेरे पास कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मेरे पास कोई पीएसयूज है, मेरे पास कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम क्या करेंगे? हम प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देंगे। हम क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देंगे, ताकि हमारी ओवरऑल इफिशियंसी बनी रहे। तो हम क्या करेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स के कुछ पार्ट हम प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी इफिशियंसी बनी रहे और हमको क्या मिले? कॉम्पिटेंट, मतलब कि कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट मिले। कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट मिले प्लस उसके साथ क्या मिले? टैक्स मिले। ये हमारे लिए जरूरी था। हमको क्या मिले? कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट मिले प्लस उसके साथ साथ हमको टैक्स भी तो जनरेट हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम अपने इन्वेस्टमेंट में फेर बदल करें, जिससे हमको बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ सके। आगे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन का कहा है? ग्लोबलाइजेशन इट्स मींस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी with the world economy. Globalization encourages the foreign trade and private industrial foreign investment. Globalization is a complex phenomena as it is outcome of set of various policies and transforming the globalization. अभी मैं समझा रहा हूं, उसको समझिएगा। Outsourcing, this is the one of the important outcome of a globalization process. In outsourcing, company hires a regular services from the external sources, mostly from the other country, which was previously provided internally or from within the country. लाइक लीगल एडवाइस हो गया, कंप्यूटर सर्विसेज हो गया, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, ईच प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कह रहा है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करो। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड करना, ग्लोबल हो जाना। मतलब कि आप अपनी जो जगह थी उस जगह से आप क्या चले गए? आप बाहर किसी दूसरी जगह पे आउटवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट कहा गया जिसको कहा गया आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करना, आउटसोर्सिंग क्या होती है भाई? बताइए, आउटसोर्स करना। देखो, अभी मैं एग्जांपल देता हूं। इंडिया है, इंडिया के अगर देखोगे टॉय मार्केट की बात करोगे, मोबाइल फोन की बात करोगे, ये सब कुछ कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। इंडिया के पास क्या है? उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है।
उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। तो इंडिया को कहाँ जाना पड़ता है? इंडिया को चाइना जाना पड़ता है, चाइना से प्रोडक्ट ले आना पड़ता है और फिर इंडियन के मार्केट में डालना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को कहते हैं आउटसोर्स। मतलब कि जो आपकी कंट्री में हो ना, जो आपकी कंट्री में अवेलेबल ना हो, जो आपकी कंट्री में अवेलेबल ना हो, उसको आप क्या करते हैं? उसको आप अदर कंट्री से आउटसोर्स करते हैं। अदर कंट्री से क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी को आउटसोर्सिंग कही जाती है। जैसे हमारे यहाँ देखोगे कोल्ड कॉलर वगैरह होते हैं जो फॉरेन में काम करते हैं, ठीक है। चाइना के मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन मार्केट में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन WTO was founded by 1995 as a successor organization of a general agreement on trade and tariff। ठीक है, general agreement and trade and tariff was established in 1948 with 23 countries as on a global trade organization to administrate all the multilateral trade agreement by providing equal opportunity to all the countries to the international market for trading purpose, which is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on a trade। ठीक है, अब इसको समझने की बात करिएगा। WTO को फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ये आप देख लीजिएगा, ये बेसिक है, ये तो सब याद करने वाली चीजें हैं। अब इसको समझते हैं क्यों इसका फॉर्मेशन हुआ। WTO का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि जब भी इनके जो मेंबर्स होंगे, एक तो उनको कुछ ना कुछ एक पार्ट पे क्या मिलेगा, कोई एक ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जो वो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कंट्रियां होंगी WTO के अंडर में, जो भी कंट्रियां होंगी, जो भी उनके मेंबर्स होंगे, उनको अपने इंटरनली वो कुछ ना कुछ एक ऐसा सर्विस एक दूसरे को एडॉर करेंगे जिससे उनको फायदा होगा। मतलब कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमने आपको दे दिया, आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी है, आपने हमको दे दिया, तो हम एक बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे होंगे। हाँ, एक इनिशियल अमाउंट आपको देना होगा, बट आप क्या कर सकते थे? आप अपनी कंट्री की ग्लोबल जो फेनोमेना है उसको इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू आप अगर इसके मेंबर थे। बात समझ में आई? अच्छा, WTO के जो भी मेंबर्स हुआ करते थे, जो भी WTO के मेंबर्स हैं, वो अपने में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। नहीं कि जैसे मान लो कि अगर चाइना इंडिया WTO का फॉर्म है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे और एक दूसरे के साथ ये कहेंगे नहीं ठीक है हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करिए। अच्छा, अभी भी देखोगे कि चाइना इंडिया में बहुत लड़ाई है, बहुत ज्यादा वॉर है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए कटने मरने के लिए तैयार है। बट क्या ऐसा है कि चाइना का प्रोडक्ट आपके इंडिया मार्केट में नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है ना। किसके पास जाइएगा? बांग्लादेश के पास जाइएगा, म्यांमार के पास जाइएगा, UK के पास जाइएगा, US के पास जाइएगा। मोस्टली 80% प्रोडक्ट्स जो टेक में है वो चाइना से जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके पास ज्यादा है भाई, उनके पास लेबर इंटेंसिव है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा है। आज आप कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करिए, अगले दिन देखिए चाइना में वो बन जाएगा। तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज के बेनिफिशियल पार्ट पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी इकोनॉमी भी अच्छी जनरेट कर पा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाइना के मार्केट में चले जाइए, वुहान चले जाइए, बहुत सारा मार्केट है, आप देखेंगे एक से एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक से एक प्रोडक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ब्यूटी के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हैं कि तुम अगर यहाँ पे वो कितने का मिलता है, 2, 2.5, 3 रुपए का मिलेगा और तुमको यहाँ पे लाके बेचते हैं सब 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए करके। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये है कुछ मामला। अब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग ऑफ रिफॉर्म। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इकोनॉमी मेजर्ड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीज बाय 5.6% ड्यूरिंग 1980-1991 to 8.2% ड्यूरिंग 2007 and 12। ये बेसिक है भाई, इसको देख लीजिएगा। ठीक है कि भाई हम GDP की बात कर रहे थे 1980 से 1991 में हमारी GDP कितनी थी? 5.6 थी। और अगर हम 2007-12 की बात करें तो हमारी GDP कितनी चली गई? 8.2% का इंक्रीमेंट होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। मेन हाईलाइट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म्स आर गिवन बिलो। ठीक है, कुछ हाईलाइट्स है जिनको आपको ध्यान देना। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वाज बी डिक्लाइन। एग्रीकल्चर हमारी डिक्लाइन हो चुकी थी। व्हाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन, द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज ग्रोन अप। ऑब्वियस सी बात है,
टू इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ अ मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ ऑफ अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। बाय ओपनिंग अप द इकोनॉमी हैज लीड टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड विद द यूएस 100 million in 1990-1991 to US 400 million to 2010 and 11 की हम बात करें तो देखो 1991 में करीबन 100 मिलियन के पास हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुआ था जो यूएस से आ रहा था, और 2010-11 की अगर हम बात करें तो करीबन 400 मिलियन के आसपास चला गया है। इस समय तो और ज्यादा है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, एक सिंपल ग्लोबलाइजेशन के पार्ट को ले आने की वजह से आपके पास बाहर का पैसा बहुत ज्यादा अंदर की तरफ आ रहा था। दूसरा बोला था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज, एक पॉइंट और था जो मुझे आपको समझाना है। द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लीड टू द फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड ड्यूरिंग द रिफॉर्म द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वाज डिक्लाइन एंड व्हिच आर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही हमने एलपीजी का इस्तेमाल किया था, अगर हम खाली ग्लोबलाइजेशन के पार्ट को ले लें, किसके ले लें, खाली अगर हम ग्लोबलाइजेशन के पार्ट को ले लें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस बचते थे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स पूरी तरीके से हमने डिक्लाइन कर दिया, मतलब कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ से हटते चले गए, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हमारी नीचे चली गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलने लगा हमको, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स ड्रिवन हो चुके थे, अब हम प्रोडक्ट कैपिटल ड्रिवन हो चुके थे, तो हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा था। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो चुकी थी, एम्प्लॉयमेंट कम हो चुका था एग्रीकल्चर में। अब लोग कहां से, एग्रीकल्चर से सीधे इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए और यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, मतलब कि अर्बनाइजेशन होने लगा। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन होने लगा, मतलब कि अर्बन सेक्टर्स बहुत तेजी से डेवलप करने लगे। अच्छा, वो अर्बन सेक्टर्स जल्दी डेवलप करने लगे जो कोस्टल एरियाज में थे। अब इसका देखो कैसे होता है, कोस्टल एरियाज में बॉम्बे है, महाराष्ट्र, एमएच, गुजरात, चेन्नई, ये सब सारे सेक्टर्स तुम देखोगे जो कोस्टल एरिया के जगह पे आते हैं, जहां पे ट्रेड हो पा रहा था, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ज्यादा थे, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा बैठ रही थी। कारण है कि हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट के होने की वजह से, किसकी वजह से, पोर्ट होने की वजह से चीजें इजीली अवेलेबल हो पाएंगी। अब कोई मान लो कोई सामान समुद्र से आ रहा है, वो महाराष्ट्र के पोर्ट पे लगेगा और वहीं किसी एक इंडस्ट्री में चला जाएगा। अगर वो बीच में कहीं बैठा दें, उत्तर प्रदेश में कहीं बैठा दें, तो फिर महाराष्ट्र से अगर वहां पोर्ट पे उतरता है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र से फिर अंदर यूपी में ले आना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा, स्टेट में जो अलग अलग टैक्सेशन लगता है वो बढ़ेगा। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, गुजरात का डेवलपमेंट, जो कोस्टल एरियाज के डेवलपमेंट है, तुम देखोगे बहुत ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू इंटरनल एरिया, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये सब में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ इन रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई। ठीक है, यहां के सिर्फ लोग लेबर फॉर्म में चले गए। अच्छा, गलती कहां से हो गई हमसे, गलती कहां से हो गई, हम मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग हमने अपनी अच्छी नहीं की, हम सीधे के सीधे किस पे चले गए, एग्रीकल्चर से। देखो, अब पूरे के पूरे सेक्टर्स भी हम डिफाइन करोगे, तो पूरे के पूरे सेक्टर्स में डिफाइन करोगे तो प्राइमरी सेक्टर जो था, प्राइमरी में तो हम क्या थे, प्राइमरी में तो हम एग्रीकल्चर में थे, मतलब कि हम सामान बनाते थे। ठीक है, टर्सरी में सेकंड, अब टर्सरी से सीधे सीधे मतलब कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे। कहने का तात्पर्य क्या था कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, ये हमने छोड़ के सीधे के सीधे हम कहां चले गए, हम सीधे के सीधे सर्विस सेक्टर में चले गए, सीधे के सीधे हम सर्विस सेक्टर में चले गए। ठीक है, सीधे के सीधे हम टर्सरी, मतलब कि प्राइमरी से उठे, मैन्युफैक्चरिंग पे हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बाहर से हो रही थी, प्रोडक्ट बाहर के भी इंटरनली आ रहे थे, हमारे पास भी कुछ प्रोडक्ट है, तो हमारे दिमाग में ये था कि ऐसा है कि चलो ठीक है, हम भी कुछ कर ही ना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रही है। हम क्या किए कि प्राइमरी से सीधे के सीधे सर्विस सेक्टर पे चले गए। अब डिपेंडेंसी यहां पे खराब हो जाती है। जब भी ऐसा होता है, कंट्री की इकोनॉमी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को साथ साथ लेके सर्विस सेक्टर की तरफ गए होते तो डेवलपमेंट अच्छे से हुआ होता, बट ऐसा नहीं हुआ। हम एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस पे चले आए, इस वजह से हमको दिक्कतें आने लगी।
ठीक है। उसके बाद से क्या कहा कि इंडिया वाज सीन अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्सटाइल इन अ रिफॉर्म पीरियड, ठीक है। रेजिंग प्राइसेस आल्सो हैव बीन केप्ट अंडर अ कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, देखोगे कि कुछ कुछ पार्ट्स में, जैसे किसकी बात करेंगे, ऑटो पार्ट्स की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो ये सब सारी चीजें हमारे पास अच्छे तरीके से मौजूद थी। इन सब का हम एक्सपोर्ट किया करते थे, बाहर हम इनको भेजा करते थे, ठीक है। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या क्या फेलियर आया हमको, तो सबसे पहले तो हमने क्या नेग्लेक्ट किया, एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, कि एग्रीकल्चर का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, ठीक है। देयर हैज बीन अ derivations of agriculture growth rates, ठीक है, the deteriorations of a root cause of the problem of a rural distress that reached crisis in some part of the country. Economic reform have not been able to benefit the agriculture sectors because public investment in agriculture sector, especially in the infrastructures, will include irrigation, power, road, market linkage, research extension, and has to be reduced in a reform period. अच्छा, देखो कारण है इसके पीछे, बहुत सारा कारण है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो कहां गलती कहां हो गई। एक तरफ तो बात हो रही थी कि हमको भाई अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, ठीक है। इंडस्ट्री तो हमने डेवलप कर दी, हमने अपने सर्विस सेक्टर्स को भी डेवलप कर दिया, मतलब दूसरी तरफ हमने अपने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। कारण कहां हुआ, एग्रीकल्चर छोड़ने का कारण कैसे बना, इसको ध्यान। गवर्नमेंट मेन फोकस कर रही थी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। अब उसका ध्यान पूरी तरीके से हट चुका था, कहां से, एग्रीकल्चर से। उसका पूरा का पूरा दिमाग एग्रीकल्चर से हट चुका था। उनको लग रहा था कि भाई हमने इतना दे दिया है टाइम, अब हमारा एग्रीकल्चर उस रिफॉर्म पे काम कर रहा था। तो अब पूरा का पूरा ध्यान गवर्नमेंट का इस सेक्टर में था, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी को बचाना था, इकोनॉमी को बचाना था। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझने की कोशिश करो। तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास पैसे एकदम नहीं है, तुम्हारे पास पैसा एकदम नहीं है, तुम क्या करोगे। अब जिससे तुम्हारा घर चलता हो, कि मान लो कि तुम्हारे पास जमीन ही है 10, तुम्हारे पास मान लो कि 10 बीघा खेत ही है, तुम्हारे पास 10 एकड़ की जमीन ही पड़ी है, तुम्हारा बढ़िया घर चल रहा है, बट अब तुम इसी वजह से पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, अब आप या तो आप अपनी जमीनें बचा लीजिए, तो अब तुम्हारा ध्यान उस एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाएगा, अब तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा, तुमको अपने घर को बचाना है। तो हुक एंड क्रुक, अब या तो तुम कोई दुकान डालोगे, तुम कुछ भी करोगे, बट तुमको पैसा कहीं से ना कहीं से ले आना है, क्योंकि उस एग्रीकल्चर से तुम्हारा घर नहीं चल रहा है। तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई पे अगर तुमको ध्यान हो, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना हो, तुमको घर बनाना हो, और तुमको अपनी बीमारियों पर पैसा खर्च करना हो, तुमको कपड़ों के लिए पैसा खर्च करना हो, तो तुम एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाओगे। ये बेसिक मेंटालिटी है, एक बेसिक परफॉर्मा है, एक साइकोलॉजी है जिसपे हर ह्यूमन काम करता है। तो यहां पे भी यही हुआ कि एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट्स में हम कहीं ना कहीं छोड़ दिए, कि एग्रीकल्चर से हमको मतलब ही खत्म हो गया था, क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से बचाना था, उसको बहुत तरीके से हमको संभालना था। तो एग्रीकल्चर हमने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल अभी के लिए इंडस्ट्रीज पे ध्यान दो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो बाद में इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से द रिमूवल ऑफ ए फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज लीड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिमूवल ऑफ ए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड लिफ्टिंग ऑफ ए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन टू द इंडियन फार्मर। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इंक्रीज द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज कंपटीशन इन द इंडियन फार्मर्स। देखो ऑब्वियस सी बात सी बेटा, कि अब क्या हो गया कि फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी दिया जाते थे, फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी दिया जा रही थी, उसको कम कर दिया गया। गवर्नमेंट को अब क्या लग गया, शेर को लग गया खून, शेर को लग गया खून, अब उसको क्या लग गया, अब उसके जवान पे लग गया खून। अब गवर्नमेंट के लिए खून क्या था, गवर्नमेंट के लिए खून क्या था, जो अभी की सरकार के पास भी है, वो था ये, जब बिना कुछ किए आपको पैसा मिलने लगता है, तब आपके मुंह में खून लग जाता है।
वही यहां पे हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स का चस्का लग गया, यार रजा मिल रहा है, दाब दो जहां से भी मिले। तो अब इनके दिमाग में एग्रीकल्चर का मामला ही खत्म हो चुका था, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास अचानक से मार्केट खुला, और मार्केट खुलते ही सारी कंपनियां इंटर हुई, सारे प्रोडक्ट इंटर हुए। अब लोगों के पास इतना ज्यादा ऑप्शन था कि लोग अब धड़ल्ले से खर्च कर रहे थे। दूसरा, लोगों को नौकरियां मिलने लगी, लोगों का लाइफस्टाइल इंक्रीज होने लगा। अब जो आदमी एक गांव के एग्रीकल्चर से पूरे साल में 5,000 रुपए कमा रहा था, वो किसी कंपनी में जाके, अगर एक एग्जांपल दूं तो किसी कंपनी में जाके महीने के 10,000 रुपए कमा रहा था, या मैं कहूं कि महीने का ही 5,000 रुपए कमा रहा था, तो साल का उसका 60,000 रुपया कमा रहा है। कहां वो पूरे साल एग्रीकल्चर करने से 5,000 रुपए कमा रहा था, और कहां वो 60,000 कमा रहा है। तो ये जो फेनोमेना चेंज हुआ, इसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई, लोगों का कॉन्फिडेंस चेंज हुआ, लोग प्रोडक्ट कंजम्पशन में ज्यादा होने लगे, लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगे। अब इसकी वजह से दिक्कतें चालू हो गई। अब खून लग चुका था गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा है कि टैक्स हमको लेना है, हम कहीं ना कहीं से लेंगे। अब वो यहीं से लेंगे। भाई हम इंडस्ट्री पे भी टैक्स ले रहे थे, एग्रीकल्चर में कहा कि भाई तुम भी टैक्स दोगे। फर्टिलाइजर से सब्सिडी हटा दी गई थी। HY सीड्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो प्राइसिंग सब्सिडी हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया। टेक्नोलॉजिकल जो ट्रैक्टर्स थे, जो हार्वेस्टिंग मशीन थी, उस पे से हमने सब्सिडी को हटा दिया। इसकी वजह से कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। दूसरा, मार्केट खुला, इसकी वजह से फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इंटर्ड हुए, मतलब फॉरेन फर्टिलाइजर्स कंपनीज इंटर्ड हो गए। अब वो क्या करती थी, वो जो उनके यहाँ बेसिक फर्टिलाइजिंग कंपनीज थी, जो बेसिक प्रोडक्ट्स है, वो इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर हैज टू बी अ शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, फोकसिंग कैन क्रॉप्स इन ल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन्स। अब हम सिर्फ प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे थे जो सिर्फ क्या थे, हमको सिर्फ कैश क्रॉप्स नहीं तैयार कर रहे थे, हम सिर्फ लोगों की जीविका चलाने के लिए वैसे प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे। मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई। अब तो हम कैश क्रॉप्स में आए हैं कि मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं जो कैश क्रॉप्स हमको देती हैं। ठीक है। अनइवन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आर रजिस्टर्स अनइवन ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस इज बिकॉज, ठीक है, चीपर इंपोर्ट। देखो यहां पर ध्यान दो, ठीक है, चीपर इंपोर्ट्स हैव बीन डिक्रीज द डिमांड ऑफ अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो सस्ते में मिल रहे थे। भाई इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स, अच्छा देखो समझना मेरी बात को, अभी वही मार्केट है, ठीक है, अभी भी वही है। देखो ध्यान से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डिक्लाइन करने का सबसे बड़ी बात क्या है कि हम क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं लाइट लेने जाता हूं मार्केट में, मैं क्या करने जाता हूं, लाइट लेने जाता हूं मार्केट में। अब वो अगर इंडियन कंपनी की लाइट होगी, वो अगर 500 रुपए की मिल रही होगी, और वहीं पे कहीं कोई चाइना मार्केट होगा, चाइना का प्रोडक्ट होगा, और ये हमको मात्र 250 में मिले, और दोनों पे ही 1 ईयर की वारंटी है। अब ये बताओ तुम क्या करोगे? दोनों पे ही 1 ईयर की वारंटी हो, तुम क्या करोगे? व्हाट यू गोना डू? बोलो। ऑब्वियस बात है, तुम 250 वाला प्रोडक्ट यूज करोगे कि नहीं करोगे? ये तो क्या तेल लेने, कितना भी इंडियन हो, बट हम पैसा तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि भैया महंगा है कि सस्ता है। ऑब्वियस बात है, यही हुआ हमारे साथ। ठीक है, चीपर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करने लगे, भले उस पर वारंटी कितने साल की भी, उससे कोई मतलब नहीं था हमको। देयर हैज एन एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड सच एज पावर सप्लाई। हमारी सप्लाई बहुत कम थी, मतलब कि पावर सप्लाई इन द सेंस का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब तो जाकर उतना ध्यान दिया जा रहा है। A developing country like India still does not have the access to the developed countries market because of high non-tariff barriers। अच्छा देखो दिमाग कितना लगाया बाहरी लोगों ने, देखो कितना दिमाग लगाया इन्होंने, इंडियन मार्केट को खोल दिया। अब इंडिया का मार्केट पूरी तरीके से खुल चुका था, मतलब कि इंडिया का मार्केट पूरी तरीके से खुल चुका था। अब हम यूएस का भी सामान इंडिया में ले आ सकते थे, चाइना का भी सामान हम इंडिया में ले आ सकते थे, हम यूके का भी सामान इंडिया में ले आ सकते थे,
बट यहां से कोई प्रोडक्ट इस मार्केट में नहीं जा सकता। ये धोखेबाजी हो गई हमारे साथ। मार्केट तो खोला उन्होंने कि भैया कि हम अपना प्रोडक्ट आपके मार्केट में डालेंगे, बट आप हमको नहीं ला सकते हैं क्योंकि अब यहां पे ट्रेड बैरियर इन्होंने तैयार कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इनकी जो चीपर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे वो कहां एंटर करने लगे, इंडियन मार्केट में एंटर करने लगे। ठीक, यहां पे ये मामला गंभीर हो गया। अगला देखो, अदर फेलियर्स क्या हुआ। इट लेड टू द अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ए ग्रोथ प्रोसेस। मैंने बोला था कि लोग कहां चले गए, लोग शहरों की तरफ चले गए। लोग कहां चले गए, शहरों की तरफ चले गए। शहरों की तरफ ग्रोथ होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा, ठीक है। इनकरेज द इकोनॉमिक कॉलोनिज्म होने लगा। इट रिजल्टेड टू द स्प्रेड ऑफ अ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है भाई, कि सिर्फ का सिर्फ क्या होगा, प्रोडक्ट और प्रॉफिट, बस। इट लेड टू द कल्चरल इरोजन। कल्चरल इलोजन होने लगा। कल्चरल इलोजन का मतलब समझते हो, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरिंग होती है उसको हमने पूरी तरीके से खो दिया। ठीक, अब यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये चैप्टर जो है ये वन शॉट था, पूरे का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वन शॉट है, ये कंप्लीट है। आपको इसके आगे कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से बेटा, कि एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी ही पढ़िए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को लगाइए। इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरा क्या है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी है, तो कम से कम 40 मार्क्स की तो थ्योरी आपको यहाँ से मिलनी ही मिलनी है। 40 मार्क्स की थ्योरी आपको यहाँ से मिलनी ही मिलनी है। एनसीईआरटी टोटल आपकी बुक कितने की है, 250 पन्ने की है। 100-150 पन्ने, 200 पन्ने के आसपास आपकी 200 पेजेस में पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टाइम भी करेगा, रोज भी एक चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, बेसिक है। ठीक है, अब वन शॉट्स हो जाएंगे। जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, यहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए सब सही, दूध दही।